गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। सब लोग बढ़िया, मस्त। सब लोग स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल दिख रहे हो है। चलो बढ़िया। तो बात करते हैं हम लोग क्लास की, और शुरुआत करेंगे हम अपनी क्लास की। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल मैंने आपको कौन सा टाइप पढ़ाया था? परसेंटेज का कौन सा टाइप हम लोग पढ़े थे कल? कोई बच्चा बताएगा? सर टाइप 5। टाइप 5 में कितने क्वेश्चंस थे टोटल? 3 3 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया था? 2 2। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला था मैंने? सेल्फ ट्राई करना है। होमवर्क मैंने दिया था आपको, किया आप लोगों ने? थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, हाँ या ना? कुछ तो बोलोगे, फास्ट बोलो आप लोग। आप लोगों ने थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाया है कि नहीं लगाया? जी सर लगाए हैं। कितना आंसर आया थर्ड का? सर फास्ट 40 बताओ। 40 40। किलो, 40 केजी। तो यस सर केजी। सारे बच्चे एक बार बताए कि क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, या फिर आगे बढ़ूं मैं? एक ही बात को मैं कितनी बार रिपीट करूं? मैं पूछ रहा हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैं बताऊं या आप लोगों ने कर लिया है? आगे बढ़ जाऊं? बता दीजिए सर। 60 बता आया दीजिए। है। तो बता दीजिए, ये बात इतना लेट बोलोगे हैं? देखो, थर्ड नंबर कल का क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं। मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। कुछ बच्चों का 60 आया, कुछ का 40 आया। तो आप देखो कि क्या आएगा। बातें नहीं करो, माइक म्यूट कर लो सब लोग और ध्यान से बात को समझो। देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि ताजे फल में 68% पानी है, जबकि सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलो ताजे फल से कितना किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? जैसा कि मैंने आपको कल सॉल्व करने का मेथड बताया, तो मैंने कहा कि आप एक मान लो कि ये आपका फल है और यहां पे एक आपके पास फल है। बात को समझना बहुत इजी है। ये ताजा फल है और ये सूखा फल है। तो ताजे फल की क्वांटिटी आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 100 किलो। तो आप कह सकते हो कि ये वाला फल जो है ये 100 केजी है। ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो फ्रूट की क्वांटिटी है यानी फ्रूट है, और प्लस इसमें क्या है? पानी है। ठीक है, फ्रूट प्लस वाटर। तो मैं यहां भी लिख देता हूं फ्रूट प्लस वाटर यानी पानी। आपके क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ताजे फल में 68% पानी है, यानी वाटर की जो परसेंटेज है वो कितनी है? 68%। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर वाटर 68% है तो आप कह सकते हो कि 32% क्या है? 32% फ्रूट। 32% आपका फ्रूट है। तो ये बात आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं सूखे फल की बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सूखे फल में 20% पानी है। तो अगर यहाँ पे पानी का परसेंटेज आपका 20 दिया है, तो आप कह सकते हो कि जो फ्रूट का परसेंटेज होगा वो कितना परसेंट होगा? 80%। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर आपके पास 100 किलो ताजा फल है, तो इससे सुखाकर आप कितना किलो यहाँ पे सूखा फल प्राप्त कर सकते हो? तो ये वाला क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने लेट कर लिया x केजी। यानी कि देखो, आपको ये दोनों परसेंटेज भी पता है, ये दोनों परसेंटेज भी पता है, और ये जो आपका क्वांटिटी है 100 ये भी पता है, और ये वाला क्वांटिटी कितना होगा ये आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बोलो, इतनी बातें तो समझ आ गई कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। कल से मैं आपको तीसरा क्वेश्चन में ये बताने जा रहा हूं, और आपने कल भी देखा होगा कि हमने इतनी ही वैल्यू रखा था, 2% यहां, 2% यहां, और एक इसकी क्वांटिटी और एक इसकी क्वांटिटी। एक टर्म और होता है कि ये इससे कितना कम हुआ है या कितना ज्यादा हुआ। तो यहाँ पे कम और ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। अब इस दोनों सिचुएशन को जरा गौर से देखो और मुझे बताओ कि अगर ताजा फल सूखा फल में कन्वर्ट होगा तो उसमें किसकी मात्रा सेम रहेगा और किसकी मात्रा चेंज होगा? पहले ये आप डिसाइड करो। आप मुझे बताओ कि क्या चीज उसमें कम होगा, किसकी वैल्यू चेंज होगा और किसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा? बताओ। ताजा फल जब सूखेगा तो किसकी क्वांटिटी कम और ज्यादा होगा?
सर होगा वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी हाँ, और फ्रूट की ज्यादा हो पानी जाएगी। का जो क्वांटिटी है वही वो रहेगा। चेंज होगा, लेकिन जो फल की क्वांटिटी है, जितना आपका ताजा फल में था उतना ही आपके सूखा फल में भी होगा। तो यहां से सर। हम लोग फ्रूट की क्वांटिटी निकालेंगे। तो आप क्या लिखोगे कि 100 का 32%, आपको यहां से निकालना होगा 100 का 32%। 32%, और ये किसके बराबर होगा? तो x का 80%, किसके बराबर होगा? x का 80%। 80%। तो इस क्वेश्चन में आपको फ्रूट की क्वांटिटी निकालकर इक्वल करना है, पानी की क्वांटिटी को बराबर नहीं करना है, क्योंकि जब ताजा फल सूखेगा तो पानी सूखेगा, फल नहीं सूखेगा। ठीक है, जी सर। इसके बाद देखो कि ये परसेंट से परसेंट आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 100 का 32 से गुणा करना है, और इधर आपका 80 है, तो देखो कि ये 16 से कट जाएगा, 16 पचे 80 और 16 दूना 32 कट 32। जाएगा। और ये 5 से जब आपका इधर कटेगा तो ये 20 बार में कटेगा, तो इस तरीके से इधर बचेगा x और इधर बचेगा 20 दूना 40। 40। तो आप कह सकते हो कि x का जो मान आया वो 40 किलो आया, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40 किलो। यानी कि अगर ये 100 किलो होगा तो ये 40 किलो हो जाएगा। अब बोलो, बातें आपको समझ आ गई है? और आपने ये बोला था कि सर ये वाला मेथड ही बेस्ट है, मैंने आपको 2 तरीके से बताया, लेकिन आपको यही अच्छा लगा था, तो आप इसी से ही क्वेश्चन को ऑपरेट करो, इसी से करो। अब बोलो, बातें समझ आ गई हैं, तो हम लोग अगले टाइप पे मूव कर जाए अब, क्योंकि बहुत हो गया। टाइप 5 भी आपने अच्छे से समझ लिया। 3 प्रॉब्लम मैंने बताया है, तीनों प्रॉब्लम कुछ ना कुछ डिफरेंट था, थोड़ा थोड़ा चेंज था। एक क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा था, दूसरे क्वेश्चन में पूछा था कि पानी कितने लीटर से कम हो जाएगा, और तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वांटिटी कितना होगा। जब आप इस पूरे टाइप को पढ़ने के बाद जब आराम से आप अपने घर में बैठोगे और क्वेश्चन को लिखोगे और एक एक लाइन को अच्छे से पढ़कर और इसका सॉल्यूशन निकालोगे, तो आपको खुद भी समझ आएगा कि क्वेश्चन में कहां कहां डिफरेंस है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक चीज को एक बार पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, और प्रैक्टिस जब करते हैं तो ध्यान लगाकर अच्छे से एक एक लाइन को समझ कर करोगे तो हर चीज समझ आएगा। धीरे धीरे आपकी समझदारी बढ़ेगी। आप सोचोगे कि एक बार में मुझे सब कुछ समझ आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली आपको हर चीज अच्छे से समझ आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर चीज को समझदारी से समझने लगोगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब इसको इसमें क्या बताऊं, फिर से बोलो, तो कहां पे डाउट है ये पूछो, ये मत पूछो कि फिर से पूरा बताइए। ये कोई तरीका नहीं होता है कि मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा बताऊं। आप बताओ कि आपको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। तो ये जो परसेंटेज आप बनाए ना उस वहां पे सर, ये फ्रूट प्लस वाटर परसेंटेज अगर आपका 68% पानी है तो फ्रूट कितना होगा? 32%। तो ठीक है। तो ये तो क्लियर ही है आपको। वैसे ही अगर यहाँ पे 20% पानी है तो फ्रूट कितना होगा? 80। तो ये भी क्लियर है। अब इसके आगे बताओ कि आपको कहां डाउट है। 100 किलो क्वांटिटी इसका दिया है और सूखा फल की क्वांटिटी पूछा है, उसको x माना है मैंने, और 100 का 32% और x का 80% निकालकर बराबर करके हल कर दिया, बस बात हो गई खत्म। ठीक है सर। कुछ भी नहीं है इसमें, आप बस कंसंट्रेट करो। या तो आप क्लास में लेट आए हो इसलिए आप पूछ रहे हो। अगला टाइप कौन सा है? परसेंटेज टाइप 6। म्यूट कर लो, बात को समझो। परसेंटेज का नया टाइप अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिस टाइप का नाम क्या है? आय, खर्च एवं बचत पर आधारित प्रश्न। आय, खर्च एवं बचत पर आधारित प्रश्न, ये आपका टाइप है नया। आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पढ़ के देखो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। ठीक है, तो आते हैं इसके क्वेश्चन पे, इसको टाइप को समझते हैं। देखो, यहां पे 3 चीजों की बात कर रहा है। एक तो इनकम की बात कर रहा है, आय, फिर एक दूसरा टर्म खर्च की बात कर रहा है, और तीसरा टर्म बचत की बात कर रहा है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आय, खर्च एवं बचत में रिलेशन क्या होता है? तो आप बोलोगे कि इनकम जो होता है, जो इनकम होता है, बात को पहले समझ लेना, वो एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग्स के इक्वल होता है। ये बात आप समझ सकते हो कि आपने कितना रुपया कमाया, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने उसमें से कितना खर्च किया है और कितना बचा लिया है। तो बचत और आपका खर्च दोनों मिलकर
प्लस कर दोगे तो आपका क्या बनेगा, इनकम यानी आय। बोलो बातें समझ आ रही है? Yes, इनकम yes. बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। सेविंग। ठीक है, तो Yes, sir. एक्सपेंडिचर को सेविंग के साथ प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इनकम। तो ये Income. एक रिलेशन याद रखो, इसी पे ये सवाल लगेगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आते हैं क्वेश्चन पे। स्लाइड में अगला स्लाइड लेता हूं, और अगला स्लाइड में आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इस पे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़ो, ध्यान से एक बार पढ़ लो, उसके बाद बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा के कह रहा है कि जब उसके आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह अपने खर्च को 8% से बढ़ा देता है, 8% से बढ़ा देता है। कह रहे तो बताइए उसके बचत में परसेंटेज प्रभाव क्या पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर आपकी इनकम पहले से ज्यादा हो जाए और आप अपने खर्च को भी बढ़ा देते हो, इनकम भी बढ़ गया और खर्च भी बढ़ गया, तो जो बचत है उस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी बढ़ी है और उस हिसाब से आपने अपने खर्च को कितना बढ़ाया। देखो इनकम तो बढ़ रहा है, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन इनकम जितना बढ़ा है उससे अगर आप ज्यादा एक्सपेंस बढ़ा दोगे तो आपका बचत पहले से कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ी है ज्यादा और आपने खर्च को थोड़ा सा बढ़ाया है, तो उस केस में जो आपका बचत है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो कैसे डिसाइड होगा, ऐसे तो भाई समझ तो आ नहीं रहा है कि बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। इसको हम लोग जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो बचत है वो कितने परसेंट से चेंज होगा, और चेंज मतलब वृद्धि होगा कि कमी होगा। बात करता हूं कैसे सॉल्व करना है। पहले यहां पे देखो, इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी अपने इनकम का 75% खर्च कर देता है। इस लाइन का मतलब यही है, अ पर्सन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, यानी कि वो जितना कमाता है उसका 75% अमाउंट वो खर्च करेगा। 75 यानी 75% अमाउंट खर्च करेगा। आगे कह रहा है कि व्हेन हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 10%, जब उसकी इनकम 10% से बढ़ जाता है, मान लो कि आज वो 100 रुपए कमा रहा है तो कल को वो 110 रुपए कमाएगा। 10% से इनकम बढ़ने का मतलब यही है कि आज अगर आपकी इनकम 100 रुपए है तो कल 110 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि he increases his expenditure by 8%। जब उसकी इनकम बढ़ता है तो वो अपने खर्च को 8% से बढ़ा देता है, यानी कि पहले जितना वो खर्च करता था अब उसका 8% वो ज्यादा खर्च करेगा। तो आपसे कह रहा है कि जो उसके पैसे सेविंग्स हो रहे थे, उसके पैसे जो बच रहे थे, उस पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका जो बचत है वो पहले से ज्यादा होगा कि कम होगा, और वो कितने परसेंट से कम होगा या ज्यादा होगा, ये सवाल है। तो सवाल का टाइप आप अपने दिमाग में सेट कर लो। मैं इसको सॉल्व करने का 2 मेथड आपको समझाता हूं। पहला मेथड देखो, बिल्कुल बेसिक मेथड होगा। देखो आपने अभी ये पढ़ा था कि जो इनकम होता है वो आपका एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग्स के इक्वल होता है, हाँ या ना, बताओ। यस सर। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, मान लो कि एक आदमी अब 100 रुपया कमाता है, माना कि वो आदमी 100 रुपया कमाता है, क्योंकि जब परसेंटेज की बात कर रहा है तो आप 100 मान के चल सकते हो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। तो अगर मान लो कि आप 100 रुपया कमाए और आपको उसमें से 75 रुपया खर्च करना है, तो आपका खर्च कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। 75%। तो 100 का 75% 75 ही होगा। तो आप कह सकते हो कि अगर आप 100 रुपए कमाओगे तो 75 रुपए उसमें से आप खर्च कर दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन में कहता है कि 80% खर्च करता है तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस 80 आता। जैसा क्वेश्चन में कहेगा उसके हिसाब से आप करोगे। 100 रुपया कमाया, 75 रुपया खर्च किया, तो आप ये बता सकते हो कि उसकी बचत कितनी हुई, 25 रुपया। 25 रुपया की बचत कर लिया। तो यहां तक आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, यहां तक। आगे कह रहा है
कि जब उसके इनकम में 10% की वृद्धि होती है, तो अभी उसकी इनकम अगर 100 है, तो बाद में जब ये 10% से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110। 110, Yes, sir. 110 रुपया हो जाएगा। तो इनकम को बढ़ा दो 10% से, यहां तक आपने प्रॉब्लम को खत्म कर लिया भाई। अब कह रहा है कि वह अपने खर्च को 8% से बढ़ा देता है। तो खर्च को 8% से बढ़ा रहा है, यानी कि 8% से किसको बढ़ाओगे? 75 को ना। यस सर। तो बताओ 75 रुपए का 8% निकालोगे तो कितना आएगा? 75 रुपए का 8% निकाल कर बताना है, 6 रुपए आएगा। हाँ सर, निकाल कर देखो। 75 का 8% निकालोगे 6 रुपीज आएगा। तो अपना जो खर्च करता था 75 रुपया, अब उसको वो कितना खर्च करेगा? 81, क्योंकि उसने अपने खर्च को बढ़ाकर 81 कर दिया। अब बात को समझना, जब वो 100 कमाता था, 75 खर्च करता था, 25 बचाता था। अब वो कमा कितना रहा? 110, जिसमें से खर्च कितना किया? 81। तो आप मुझे बताओ कि उसने बचाया कितना फिर? 29। 110 में से अगर आप 81 माइनस कर दोगे तो आप कह सकते हो कि उसने 29 रुपीस की बचत अब कर लिया उसने। तो आपको देखना है कि जैसे ये 10% से बढ़ा था, ये 8% से बढ़ा था, तो यहां पे देखना है कि ये कितने परसेंट से बढ़ा या घटा है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि जो उसकी बचत है वो पहले से बढ़ गया। पहले वो 25 रुपया ही बचा पाता था, लेकिन अब वो कितना बचा लेगा? 29 रुपीस। उसने अपनी इनकम बढ़ा ली, उसने अपनी खर्च को भी थोड़ा सा बढ़ा लिया, और उसने अपनी बचत को भी बढ़ा लिया। तो यहां पे आप कह सकते हो कि उसका जो बचत है उसमें परसेंटेज वृद्धि होगा। और अगर इसमें हम परसेंटेज वृद्धि की बात करें तो परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालेंगे? 25 से अगर कोई टर्म 29 हो गया तो आप कह सकते हो कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 4 का हुआ है। 4 रुपए ही तो बढ़ा है, बोलो। और जी कितने सर। पे? कितने पे? 25 पे। और 29। किसी भी वैल्यू को अगर हमें परसेंट में लाना है तो क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 तो से। 25 चौके 100 और 4 4 जा 16। तो आप कह सकते हो कि इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 16%। यानी कि अगर वो इनकम को 10% से बढ़ाया है, एक्सपेंस को 8% से बढ़ाया है, तो जो उसका बचत है वो 16% से बढ़ गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आएगा। बोलो, बातें आई हैं समझ या नहीं? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। ठीक है, तो ये जी था सर। आपका फर्स्ट मेथड, जो इस तरह के सवाल को आप आराम से लगा सकते हो। 100 लेट करके इनकम को 100 मान लेना और उसके बाद सवाल को लगाते हुए आगे बढ़ जाना। ये 100 मान लोगे, सारे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। अब एक दूसरा मेथड देखो। सेकंड मेथड से भी आपको एक समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझना, बेहतरीन मेथड है सेकंड भी। यहां पे मैं लिखता हूं कि इनकम इक्वल होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, बात को समझना। अगर मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति 75% खर्च करता है, तो 75% का अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो 3/4 बनेगा। 75% में परसेंट हटाओगे तो रेशियो क्या बनेगा? 3/4। 3/4 का मतलब है कि अगर वो 4 रुपए का इनकम करेगा तो उसमें से 3 रुपया खर्च कर देगा और बचाएगा कितना? 1 रुपया। तो आप इस बार इनकम को 4, एक्सपेंडिचर को 3 और सेविंग को 1 लेकर चलो, और आप ऐसे दिखा दो कि इस दोनों का प्लस जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी इनकम को 10% से बढ़ा दो। ठीक है, तो करना क्या है? इसकी इनकम को अगर हम 10% से बढ़ाएंगे तो आप क्या करो कि बढ़ाओ मत, आप इसमें 10 से गुणा कर दो, बता रहा हूं। और अगर वृद्धि है तो प्लस 10 से गुणा करना। आप बताओ कि अगर इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये 40 बन जाएगा। तो इनकम को 10% से बढ़ाना है, वृद्धि मतलब प्लस। तो अगर हम 4 में +10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? +40, यानी 40 बन जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट?
नो। नहीं। अब कह रहा है कि एक्सपेंस को 8% से बढ़ा दो, तो वो भी प्लस मिलेंगे हम। और अगर मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, 24। बोलो, 24 24 हो जाएगा। अब बचत में क्या होगा ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि यहाँ x% से कुछ हुआ होगा, कमी या वृद्धि कुछ हुआ होगा, हमें नहीं पता है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। x इंटू 1 क्या हो जाएगा, बोलो, x हो जाएगा। अब यहां से आप x का मान निकालोगे तो बोलो क्या आएगा, x इधर रहने दो, 24 इधर आएगा, 40 माइनस 24 कितना देगा, 16%। तो 16 किस में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस आएगा सर। प्लस आएगा। तो प्लस साइन ये बता रहा है कि उसका सेविंग बढ़ेगा, और वैल्यू ये बता रहा है कि कितने परसेंट से बढ़ेगा, 16% से। तो सर सिर्फ आप इतना कैलकुलेशन करके भी इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। बोलो, बातें समझ आ गई हैं? यस सर। इसको नोट कर लेना आप आराम से, और एक बार और अच्छे से समझ लो दोनों मेथड को। अभी एक क्वेश्चन इस पे और कराऊंगा, और उस क्वेश्चन को भी मैं दोनों मेथड से बता दूंगा, समझ लेना, आसानी से समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप इसको एक बार एक नजर देख लो, और कहीं पे किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो पूछ लो, पॉइंट पे डाउट पूछो जो भी है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करो, समझ आ जाएगा। फर्स्ट पूछना वाला किसी को? समझाइए सर। फर्स्ट वाला 8 प्लस 8% जो बढ़ा रहे हैं सर, समझ में नहीं आया। क्या? 8% जो बढ़ाए हैं सर खर्च वाले में, वही समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ कुछ 8% दिक्कत है। क्या दिक्कत है, खर्च में 8% बढ़ाना है तो आपको इसमें 75 रुपए फर्स्ट का वाला 8% सुनो, 75 रुपए का 8% निकाल कर जोड़ देना है। तो अच्छा, इसमें क्या तो नहीं समझ आ रहा, जोड़ना 75 रुपए नहीं का नहीं 8% है, नहीं, वही क्या कह रहे हो देखना बोलो? था, बस हो गया चीजें। 75 रुपए का 8% निकालने सबको आता है? जी जी सर। 6 रुपए आएगा, वृद्धि का मतलब 6 प्लस, रुपये। कमी होता तो 75 में से 6 घटा देते, बस बात हो गई खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इस पे लेता हूं। देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, इसको आप लोग पढ़ो, पढ़कर कोशिश करो सॉल्व करने की, जिम्मेदारी है आपकी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। जब उसके आय में, आय मतलब इनकम में 2% की वृद्धि होती है, ये सिर्फ 2% बढ़ने की बात कर रहा है, उसकी इनकम सिर्फ 2% से बढ़ेगा, तो कह रहा है कि वह अपने खर्च में 4% की कमी कर देता है। आप ध्यान देना, यहाँ पे कमी दिया है, इससे पिछले सवाल में दोनों वृद्धि था, लेकिन इस सवाल में इस बार इनकम को बढ़ा रहा है और खर्च को कम कर रहा है। आप खुद बताओ कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाए और आपका खर्च पहले से कम हो जाए तो बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपका, बढ़ेगा कि घटेगा? तो ये तो कंफर्म हो गया कि इस सवाल में जो बचत का चेंज आएगा, जो प्रभाव पड़ेगा बचत पे, उसमें वृद्धि होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज और हमें चाहिए कि वो कितने परसेंट से बढ़ेगा, बस परसेंट उसकी वैल्यू चाहिए। बाकी एक चीज तो आपने सवाल को पढ़ के डिसाइड कर लिया कि उसके बचत में परसेंटेज वृद्धि होगा, कितने परसेंट का होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। और इसको करने का हमारे पास 2 मेथड है, दिखाता हूं कैसे लगाना है। इस बार अच्छे से समझ लेना, ये मत कहना कि सर ये बात नहीं समझ आई कि ये परसेंटेज कैसे निकला, वो परसेंटेज कैसे निकला। बहुत बेसिक चीज है, कॉन्सेप्ट समझना होता है। परसेंटेज का कैलकुलेशन तो अब आपको करना ही पड़ेगा। आप टाइप 6 पढ़ रहे हो और आपको परसेंटेज का कैलकुलेशन करने नहीं आए तो ये शर्म की बात है आपके लिए, तो मतलब बहुत ही ज्यादा। चलो यहां पे आप लिख लो इनकम, फिर लिख लो एक्सपेंडिचर, और उसके बाद लिख लो सेविंग। तीन ही चीज होता है, आय, खर्च और बचत। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है,
एक एक स्टेप को समझो। अगर कोई आदमी अपने इनकम का 80% खर्च करता है तो मैं उसकी इनकम को 100 मान लूंगा और उसमें से 80% निकालकर 80 रुपया में खर्च कर दूंगा और मैं ये कह दूंगा कि उसने 20 रुपए बचाए होंगे। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? 80% खर्च है, 100 रुपए इनकम है, तो 80 रुपए खर्च हो गया, 20 रुपए की बचत कर ली उसने। जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब उसके आय में 2% की वृद्धि होती है, आप बताओ कि किसी आदमी की आय 100 रुपया है और कल को उसका आय 2% से बढ़ जाए तो अब उसको 102 आय कितना मिलेगा? उसकी इनकम 102 कितनी हो जाएगी? 102 रुपया। 102। अब एक एक चीज समझ के लिख रहा हूं मैं और समझा के लिख रहा हूं। दोबारा मत पूछना कि सर ये 102 कैसे हुआ, पहले देख लो। अगर डाउट है तो अभी पूछ लो, और नहीं डाउट है तो अब तब आगे बढ़ो। आगे बढ़ जाते हो और फिर पूछते हो कि सर ये कैसे हुआ, तो उसी बात पे गुस्सा आता है। आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लो कि किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर स्टेप पे मेरा पूछने का फिर फायदा क्या है? फिर तो मैं सवाल को लगा दूं और फिर पूछूं कि आपको दिक्कत है तो बताओ। 100 से कितना हुआ? 102। 102। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नहीं नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब 2% की वृद्धि होती है तो वह खर्च में 4% की कमी कर देता है। तो 4% की कमी कहां पे करोगे? इसमें करोगे? जी सर। अब मुझे बताओ कि 80 रुपए का 4% कितना होगा? 80 रुपए का 4% कितना होगा? 76.5 आएगा सर इसका। 80 रुपए का 4% कितना होगा? पूछता मैं कुछ और हूं, तुम आंसर बोलते हो कुछ और। 3.5 होगा। जी सर। क्या बात है, कौन ये गधा है? 80 रुपए का 4% 3.5 रुपया होगा। क्या बात है, मतलब तो महान गधा। देख रहे हैं सर, सुन रहे हैं ना? 80 रुपए का 4% कह रहा है लड़का के 3.5 रुपया होगा। इन गधों का सिलेक्शन होगा? इन्हीं गधों का होगा? सर हमारे कह रहे हैं कि इन्हीं गधों का सिलेक्शन होगा। नीचे से होगा, टेंशन ना लो, नीचे से टॉप करोगे तुम। 3.2 आएगा। अब एक गधे ऐसे सोचो, 8 चौके 32, 32 मतलब 3.2। दिमाग रहेगा तब तो सोचोगे, दिमाग तो कहीं और तुम लोग चलाते हो। सर उसको घटा दीजिए इसमें। घटा दें? तुम लोग ऐसा बात बोल देते हो कि दिमाग काम ही नहीं करता है? कौन बोला था 3.5? जरा उसका नाम बताओ तो। इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखवाना है मेरे को। कौन है बच्चा? ये तो कंफर्म है कि कोई लड़का ही था, क्योंकि इतना तो आवाज पहचान ही लेता हूं मैं लड़का और लड़की का। बट वो लड़का कौन था? नाम बताओगे तो तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा। क्या नाम था भाई? अपनी कुंडली ले जाकर दिखाओ, किसी बाबा वाबा से कुंडली दिखाओ और बोलो कि बाबा मतलब मैं कोई भी कैलकुलेशन करता हूँ तो सही नहीं हो पाता है, क्या करूँ? वो उपाय तुमको बताएंगे। चटनी वटनी खाते ही होगे, कलर वलर बदल दोगे, सही हो जाएगा सब। कृपा होगी तुम्हारे पे और तुम्हारे मैथ्स का कैलकुलेशन सब बढ़िया हो जाएगा। चलो, 80 रुपए का 4% 3 रुपया 20 पैसा होगा। और 3 रुपया 20 पैसा जब तुम कम कर दोगे, यहाँ पे कमी कर दोगे, तो कितना हो जाएगा? 76 रुपया 80 पैसा। ठीक है, 76.8 आएगा। ठीक है, अब तुम खुद बताओ कि अगर तुम्हारी इनकम 102 रुपए की कर दी जाए और उसमें से तुम्हारे पॉकेट से 76.8 रुपया खर्च कर दिया जाए तो तुम्हारे पास बचेगा कितना? कितने की बचत होगी? 25.8 का सर। 25.2 सर। 2 सर। कितने का? 25.2 का सर। 25.2 का। जी सर। तो 25.2। अब आपको देखना है कि आपका जो बचत है वो पहले 20 रुपए का था,
अब वो बचत 25 रुपया 20 पैसे का हो गया। तो आप बताओ कि आपके बचत में क्या प्रभाव पड़ा है, बढ़ा है कि घटा है? सर बढ़ वृद्धि हुआ गया। है। यस सर। कितने से बढ़ा है? 5 रुपया 20 पैसे से बढ़ा है। इतना ही बढ़ा है ना, 5 रुपया 20 पैसा। और कितने पे? तो 20 रुपया पे। 20 रुपया पे 5 रुपया 20 पैसा बढ़ गया, तो 5 रुपया 20 पैसे बटे में 20, और किसी भी नंबर को 100। परसेंट में लाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, 20 पचे 100। 100। अब 5.2 को 5 से गुणा करोगे तो आएगा 26%। तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन में जो आपका बचत में वृद्धि हुआ है वो 26% से बढ़ गया है। बचत 26% से बढ़ा है, इनकम 2% से बढ़ा है, और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 4% से कम हुआ है। तो बोलो ये बातें आई समझ? जी सर। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दूसरा मेथड जो आपको मैंने बताया था वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों आ रहा है, और बात को अच्छे से समझ लेना कि प्लस माइनस दोनों आएगा तो क्या करेंगे। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और एक सेविंग। ठीक है, आप मुझे बताओ कि 80% का जब अब तुम रेशियो बनाओगे तो ये 4/5 बनेगा। जी सर। 80% का रेशियो होता है 4/5। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति 5 रुपया कमाएगा तो 4 रुपया खर्च करेगा और 1 रुपया उसमें से बचा लेगा। 5 4 1 लिख दिया। ठीक है, आपको पता है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिलकर और ये बनता है इनकम। 5 बराबर होगा 4 + 1 के। आपको चेक भी कर लेना है कि इसका सम इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कि किसको कितने से बढ़ाना है। तो देखो कह रहा है कि उसके आय में 2% की वृद्धि, तो वृद्धि मतलब प्लस, तो इसको +2 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? +10 बन जाएगा। जी सर। ठीक, आगे कह रहा है कि खर्च में 4% की कमी, तो बराबर का साइन लगाओ, और इसमें 4% की कमी है तो -4 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? -16। ठीक है, बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हमने माना कि x का प्रभाव पड़ेगा, तो x × 1x हो जाएगा। x लिख दो। अब तुम देखो कि इधर x का मान अगर तुम निकालोगे तो ये -16 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 16 + 10 क्या बनाएगा? 26%। तो ये 26% किस में आया है? प्लस में आया है। तो प्लस साइन बता रहा है कि भाई आपका बचत बढ़ रहा है, और बाकी नंबर बता रहा है कि कितने % से बढ़ रहा है, 26% से। आप मेथड बदल सकते हो लेकिन आंसर थोड़ी ना बदल सकते हो। आंसर तो हर मेथड से सेम आना चाहिए। तो देख लो आपके लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है जिससे कि आप फास्ट आंसर निकाल सकते हो, और डिपेंड करता है कि आपको अच्छे से कौन सा मेथड समझ आया। इसमें तो परसेंटेज निकालना है, घटाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें तो आपने कोई परसेंटेज नहीं निकाला, उसमें तो पॉइंट आ रहा था, इसमें पॉइंट आ ही नहीं रहा है कहीं भी। भाई 5 दूना 10 और 4 चौके 16, कमी था तो माइनस, वृद्धि था तो प्लस, 16 उधर गया, 10 + 16 26, सीधे आंसर, कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करा जाए आपको? इतना बताने के बाद तो आप एक सिंपल सी मिस्टेक कर रहे हो कि 75 रुपए का अगर हम इतना % निकालेंगे तो कितना आएगा, ये भी नहीं कर पा रहे। 80 रुपए का 4% निकालने में अगर आपको दिक्कत तकलीफ है मेरे भाई, तो बताओ आप क्यों पढ़ रहे हो परसेंटेज? आप पहले वही पढ़ लो ABCD। कंप्यूटर जी आगे बढ़ा जाए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब बात करते हैं, क्या आया आपके सामने? टाइप 7। परसेंटेज टाइप 7। टाइप 7 का नाम क्या लिखा है? यदि किसी राशि का परसेंटेज बंटवारा किया जाए। यदि किसी राशि का परसेंटेज बंटवारा किया जाए। इफ % of an amount is to be divided। किसी राशि का परसेंटेज बंटवारा देखो सीखना आप लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि जब पिताजी का जब संपत्ति जो होता है, जब भाई भाई के बीच में बांटा जाता है तो बांटने आना चाहिए।
कि किसको कितना परसेंट मिलेगा कितना नहीं। ठीक है, तो अब आपको बंटवारा करना सिखाएंगे कि अपने घर में जब बंटवारा होगा तो कैसे बंटवारा लगाओगे। ठीक है, या फिर आप जो अपने लाइफ में पैसे खर्च करते हो तो किस हिसाब से खर्च करते हो, कहाँ कहाँ पे कितना खर्च करते हो तो कितना बचाते हो, ऐसे करके हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे तब जाकर क्लियर होगा। दोनों क्वेश्चन 2 टाइप का होगा, अच्छे से बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लेना, परसेंटेज टाइप 7 लिख लेना। नोट्स बना रहे हो कि नहीं तुम लोग? जी सर। बस 2 ही बच्चा बना रहा है और बाकी सब? हम बनाए बाकी सर। सब तो दिमाग में ही लिख बना लेते रहे होंगे हैं सब। सर, बनाए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें लगता है कि कुछ बच्चे तो केवल ऐसे बिस्तर पर लेट गए होंगे और मोबाइल ऐसे लेके देख रहे होंगे, वाह क्या चल रहा है, मूवी चल रही है कोई। ऐसी ही पढ़ाई नहीं होती है ना? हाँ, नहीं कैसे सर, पढ़ते हो ऐसे तुम? कैसे आराम पढ़ते हो से तुम? एकदम आराम से बैठ के। आराम से मतलब एक हर चीज को हर काम को करने का एक प्रॉपर तरीका भी होना चाहिए। आजकल के बच्चों का है कि चलो ऑनलाइन क्लास है, आराम से 4 तकिया लगाओ और आराम से सोफे पे बैठो या सो जाओ और बस देखते रहो, गुरुजी दिख रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहा है, बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है, इनफ है, बहुत है, पढ़ाई हो गई। उसी में मतलब नींद आई तो सो भी लिए, है ना। जब आजकल के बच्चे क्लास में सो जाते हैं तो घर पे क्या होगा उनका लेवल सोचो। घर पे तो पूरी आजादी है, माँ बाप भी सोचते होंगे कि बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है पता नहीं, किसको देख रहा है पता नहीं। तो छोटे बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा भी लगता है। आप बड़े बच्चे हो, आपको अपने चीजों को लेकर खुद से सीरियस होना है कि नहीं भाई मुझे तो कुछ करना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ो, नहीं क्लियर करना है तो टाइम पास करो, क्या दिक्कत है। और जो चीजें आपको नहीं आती हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं से सर्च करके पढ़ते रहो, छोटी सी छोटी चीज को पढ़ो। कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है? जी सर। अच्छा, दिखाई दे रहा है सबको? जी सर। पढ़ दूं मैं? चलो देखो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। पूरा पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कट तो नहीं रहा? साइड का कट रहा है इधर। सर साइड कट रहा है थोड़ा सा, लेफ्ट। वो कटेगा फिर, उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। एक व्यक्ति अपने आय का 18% भोजन एवं शिक्षा पर खर्च करता है। किसी भी व्यक्ति की इनकम कितनी होती है? 100%। ध्यान देना, ध्यान देना कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है वो 100% है। हम कह सकते हैं कि उसका जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम वो 100% के बराबर है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 100% तो कमाया लेकिन उसका 18% भोजन और शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो 18% जब उसने भोजन और शिक्षा पे खर्च कर दिया तो आप कह सकते हो कि उसका जो अब पैसा है वो कितना परसेंट बचा? 82% बच गया। आपने जितना कमाया था उसका 18% निकाल कर आपने अपने खाने पे और शिक्षा पे खर्च कर दिया। अब कह रहा है कि 25% आवास एवं यातायात पर खर्च करता है, यानी हो सकता है कि वो रेंट पे रहता हो और गाड़ी से कहीं आने जाने और रहने का 25% खर्च कर दिया। तो इस 100 का 25% और खर्च कर देगा। ऐसा करो, ऐसे मत लिखो, 100% उसकी इनकम है जिसमें से वो 18% भोजन पे खर्च किया है, भोजन और शिक्षा पे, और 25% उसने अपने आवास एवं यातायात पर खर्च किया है। ठीक है, अब कह रहा है कि 24% बीमा एवं सुरक्षा पर खर्च करता है, यानी अपने लाइफ की सिक्योरिटी के लिए अपने कुछ पैसे वो बीमा कराता है और वो कितना परसेंट खर्च कर देता है? 24% वो खर्च कर देता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि तथा
20% वो अपना पैसा बचाता भी है। सोचो कितना बढ़िया से मैनेज कर रहा है। 20% पैसा वो अपने बैंक में डाल देता है। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका 100% का जो पैसा था उसमें से कितना % उसका खर्च हो गया, तो मैं इन सबको जोड़ दूं? जी सर। तो आप इन सबको जोड़कर बताओ कि कितना % हुआ टोटल? 87 आ रहा है? 87%। तो आप ये कह सकते हो कि जो उसने 100% कमाया था उसमें से 87% पैसा उसके पास से निकल गया, चला गया। तो आप बताओ कि अगर 100 में से 87% उसने अगर खर्च कर दिया तो बाकी जो बचा वो कितना % बचा? 13%। और ये 13% क्या है? 13% वो पैसा है जो उसके पॉकेट में है, बाकी सब उसके पास से चला गया। जो 20% बैंक में जमा किया है वो भी उसके पास से चला गया, लेकिन फिर भी 13% पैसा उसके पास पॉकेट में बच गया, इतना सब कुछ करने के बाद। तो देखो कह रहा है कि यदि उसके पास 19,500 रुपया शेष बच गया, तो जो 19,500 रुपया शेष बचा है वही जो है वो कितने के बराबर है? 13% के बराबर है। यानी कि टोटल खर्च करने के बाद भी उसके पास 19,500 रुपया बच जाता है। इसका मतलब है कि वो 13% बचाया है अपने पॉकेट में, जो 19,500 के बराबर है। तो मैं आपसे कहूं कि यहां से 1% की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे? 15 13 से डिवाइड कर दोगे? 13 से डिवाइड कर दोगे तो जी कितना सर। आएगा? 13 से जब डिवाइड करोगे तो 195 जो है 13 से कट कर 15 दे देगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो आएगा। आप कह सकते हो कि 1% की वैल्यू जो है 1,500 रुपया के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है कि बताइए उसका कुल इनकम यानी कुल आय कितना है। तो कुल आय कितना होता है? 100%। 1% का मान 1,500 है, तो जब हम इसको 100% बनाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो 1.5 लाख रुपया कमाता है। 1,50,000। तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने 1.5 लाख रुपया कमाया था, और इतना खर्च करने के बाद जो 13% बचाया था वही आपका वैल्यू 19,500 रुपया के बराबर था। बातें क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है 1.5 लाख, 1,50,000, 1.5 लाख। बोलो, बातें क्लियर है? सबको बातें समझ आई हैं? यस सर। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा सा अलग होगा, उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी टाइप का है, ये क्वेश्चन बहुत रेयर आपके एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं करना होता है। जितना उसने खर्च किया उसका परसेंटेज जोड़ दोगे और 100 में से माइनस कर दोगे तो ये पता लग जाएगा कि उसके पॉकेट में कितना बचा है, और उसका अमाउंट दे दिया, उसके बराबर करके 1% का मान निकाल दोगे तो टोटल इनकम 100% होता है। 1 को 100 बनाने के लिए 2 जीरो बढ़ा दोगे, 100% की वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, और उस टाइप के क्वेश्चन को ही समझना होगा आपको अच्छे से। और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये जो पढ़ा है नहीं पूछेगा, पूछेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, पूछ सकता है। ये भी आना आपको सब चाहिए। इस क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से गौर से पढ़ लो कि एक व्यक्ति अपने आय का 18% भोजन एवं शिक्षा पे खर्च करता है। तो 18% किसका? आय का, ठीक है, इनकम का 18%। फिर कह रहा है कि 25% आवास एवं यातायात पर खर्च करता है, तो ये 25% भी किसका? इनकम का। ये इनकम का खर्च किया, और इनकम का ही 25% आवास यातायात पे खर्च किया, और इसी इनकम का आपका 24% बीमा और सुरक्षा पे खर्च किया, और इसी इनकम का 20% आपका बैंक में जमा किया। तो एक अमाउंट है यहाँ पे इनकम, समझना मेरी बात को। यहाँ पे इनकम जिसको मैंने मान लिया था कि 100% उसकी इनकम है, तो 100% का 18% खर्च किया, तो 100% का 18% भी 18 होगा, और 25%, तो 100 का 25% भी 25 ही आएगा, और 100 का
अगर आप 24% निकालोगे तो 24 ही आएगा, और 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा। तो उसने हर बार 100% का उतना परसेंट खर्च किया है। तो इसलिए इस सवाल में सारे परसेंटेज को हमने डायरेक्टली जोड़ दिया और 100 में से घटाकर 87 घटाकर 13 निकाला, और 13 को फिर डिवाइड करके 1% का मान निकाला, और फिर 1 को कितना बना दिया, 100%। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। अगले सवाल में आपका हर बार इसका नहीं निकलेगा। अगले सवाल को जब आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ आएगा कि मुझे हर बार 100% का नहीं निकालना, यानी कि परसेंटेज को डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, उसमें कुछ अलग करना है। तो आते हैं अगले सवाल पे, दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनो और समझो। माइक को म्यूट कर दो आराम से, अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना आप सबको। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% ए को देता है। ए कोई बंदा है, मतलब एक आदमी के पास कुछ संपत्ति है, कुछ पैसे हैं, उसका वो 40% निकाल कर और किसको दे देगा, ए के पास दे देगा। उसके बाद देखो कि इसमें एक नया वर्ड जोड़ रहा है कि पुनः शेष बचे राशि का 25% वह बी को देता है। तो जितना उसके पास बच गया उसका 25% निकालेगा, ना कि पूरे का। आप समझो कि जो उसकी टोटल संपत्ति है उसका 40% निकाल कर ए को दे देगा, लेकिन फिर आगे जब 25% निकालेगा तो वो टोटल का नहीं निकालेगा। यहां पे एक वर्ड लिखा है कि पुनः शेष बचे राशि का, यानी कि 40% देने के बाद जो उसके पास पैसा बच जाएगा, उस बचे हुए राशि का 25% निकालेगा और वो किसको दे देगा, बी को दे देगा। आगे फिर कह रहा है कि बी को देने के बाद पुनः जो शेष पैसा बच गया उस पैसे का 50% निकालेगा और वो किसको दे देगा, सी को दे देगा। अब कह रहा है कि तीनों को देने के बाद उसके पास 2160 रुपए शेष बच जाता है। सबको दे दिया लेकिन अपने पास वो 2160 रुपया बचा लिया। तो आपसे पूछा है कि बताइए उसकी कुल संपत्ति कितनी है, यानी कि शुरुआत में उसके पास कितना रुपया था, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। अ मैन गिव्स 40% ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू ए, अगेन ही गिव्स 25% द रिमेनिंग अमाउंट टू बी, अगेन ही गिव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, यहाँ बार बार लिख रहा है रिमेनिंग अमाउंट, मतलब कि एक को देने के बाद जो बच गया उसकी बात करेगा। रिमेनिंग अमाउंट टू सी इफ he has 2160 rupees left with him, then what is his net worth या net income। उसकी टोटल संपत्ति कितनी है या उसकी टोटल आय कितनी है। तो देखो 96 सर। बात को समझना कि एक बंदा है, उसके पास कुछ पैसे वो क्या करेगा कि वो पैसे निकाल कर ए को देगा। तो हम मान लेते कि एक आदमी के पास 100 रुपए है। एक आदमी के पास कितने रुपए है, 100 रुपया है। इसका 40% निकालेगा और ये 40% वो ए को दे देगा। तो आप बताओ कि 100 रुपए का 40% निकालोगे तो कितना है, 100 रुपए का 40% कितना होगा, 40 रुपया होगा। तो 40 रुपया उसने ए को दे दिया, तो उसके पास अब कितने बच गए, जो बच गया उसको आगे बढ़ाओ। 100 रुपया था, ए को 40% दिया, मतलब 40 रुपया उसने खर्च कर दिया, दे दिया। अब उसके जेब में बचा है 60 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा था पुनः शेष बचे राशि। पुनः शेष बचा हुआ राशि कौन है, 60 है कि 100 है, 60 है। तो कह रहा है कि पुनः शेष बचे राशि का 25% वह बी को देता है। तो यहां से आप इसका 25% निकालोगे और वो किसको दे दोगे, 15 बी को। तो इस बार 25% किसका निकालना पड़ेगा, 60 रुपए का। तो 60 रुपए का 25% कितना होगा, 15। तो 15 रुपया बी को दे दिया। तो अब उसके जेब में कितना बचा, 45 रुपए। यहां तक आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। कह रहा है कि पुनः शेष बचे राशि का, तो अब किसकी बात करेगा, 45 का। तो 45 पे क्या करेगा कि इस 45 रुपए का 50% निकालेगा और ये 50% किसको दे देगा, सी को।
तो 45 रुपए का 50% कितना हुआ? 22.5। 22.5। तो 45 रुपया में से 22.5 रुपया दे दिया तो उसके पास कितना बचा? 22.5। 22.5 रुपया बच गया। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसके पास 2160 रुपया शेष बचा हो, तो आप कह सकते हो कि जो क्वेश्चन में 22.5 आ रहा है, यही वैल्यू जो है रुपया में 2160 के बराबर है। जब आपने 100 मान के चला था तो ये 22.5 रुपया आया था, लेकिन क्वेश्चन में जो आपका 22.5 की वैल्यू है वो कितने के बराबर है? बचा हुआ अमाउंट 2160 रुपया के। तो आप कह सकते हो कि हमें यहां से क्या निकालना पड़ेगा? 1 का मान निकालना पड़ेगा। तो 1 का मान कैसे निकालते हैं? 2160 रुपया और डिवाइडेड बाई 22.5। ठीक है, तो ये तो 1 का मान मिलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि उसकी टोटल संपत्ति कितनी है, तो आपको 100 का मान बताना पड़ेगा। तो जब आप 100 बनाओगे इसको, तो इधर भी 2 0 बढ़ेगा, मतलब कि 100 से गुणा हो जाएगा। अब आप इसको हल कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको हल कर सकते हो? 9600 सर। हाँ तो इसका सॉल्यूशन कर लो, 9600 रुपया आएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप कह सकते हो कि उसके पास जो शुरुआत में संपत्ति थी वो 9600 रुपया था। तो ये जो टाइप है इसमें लिखा रहेगा कि पुनः शेष बचे राशि का इतना, रिमेनिंग अमाउंट जरूर बोलेगा। तो जब रिमेनिंग अमाउंट की बात करेगा तो आप ऐसे करोगे, और अगर रिमेनिंग अमाउंट की बात नहीं करता तो परसेंटेज को आप डायरेक्टली जोड़कर और आप 100% में से घटा देते, और जो बच जाए परसेंटेज इसकी करके और 100% का मान निकालते, आंसर आ जाता। तो दोनों में क्या फर्क है मैं एक साथ लेकर दोनों सवाल को बताया हूं कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ जाए कि क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक बार आपका हर परसेंटेज 100 पे निकाल रहा था पहले क्वेश्चन में, और इस बार जो है हर बार जितना कम हो गया उसको छोड़कर जो बच गया उसका परसेंटेज आगे कैलकुलेट करते जा रहा है। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से बात को सीखोगे, समझोगे, तो अंतर भी नजर आएगा और क्वेश्चन का लैंग्वेज भी समझ आएगा आपको। तो बोलो, हर बच्चे का डाउट क्लियर हुआ? इसको लगाने के और भी तरीके हैं, मैं एक और तरीके से आपको बता देता हूं कि इसको और कैसे कर सकते हो। पहले बोलो, ये समझ आया आपको? जी सर। हाँ सर। ठीक है, देखो एक मेथड और बताता हूं। आप क्या करोगे कि आपको ये वाला पैसा निकालना है कि 2160 रुपया कैसे निकलेगा। तो एक तरीका ये भी है कि आप मान लो कि उसकी जो टोटल संपत्ति है उसको आप x रुपया मान लो। क्या मान लोगे? x रुपया। मान लो कि एक आदमी के पास x रुपया है। कितना है? x रुपया है। ठीक है, x रुपए का 40% वो निकाल कर किसी को दे देगा, तो आप बोल सकते हो कि उसके पास 60% बचेगा। आपके पास जितना भी पैसा है उसमें से अगर आप 40% निकाल कर किसी को दे दोगे तो आपका पैसा आप कितना परसेंट बचेगा? 60% बचेगा। 60। तो आप 60% निकालो, और 60% का मतलब होता है 3/5। तो ये 3/5 लिख रहा हूं। कल को ये मत पूछना कि 3/5 कहां से आया। मैं बातें बोल रहा हूं, सुनोगे तो समझ आएगा। अगर मेरी बात को ध्यान नहीं दिए तो फिर आप समझते रह जाओगे कि 3/5 कहां से लिखा गया। जितना रुपया मेरे पास था उसमें से 40% निकाल कर मैंने किसी और को दे दिया, ए को दे दिया, मेरे पास 60% बच गया। और 60% को जब हम रेशियो में बदलेंगे तो 3/5 होगा। तो x गुणे 3/5 लिख दो। एक लाइन में सवाल लगेगा अगर आप मेरी बात को समझोगे तो। फिर जो पैसा बच गया है इनटू पुनः शेष बचे राशि का 25% वह बी को देता है। तो जो बच गया है उसमें से 25% निकाल दो। तो अब जो आपका बचा है 25% निकालने के बाद तो वो बच गया 75%। तो 75% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/4। 100 में से घटाना है हर बार, क्योंकि पहले x को 100 माना था, अब आपने पूरे को 100% मानकर 25% घटाकर 75% बचा लिया। अब उसी तरह से आगे बढ़ोगे तो अब कह रहा है कि 50% सी को देना है, तो आप इस पूरे को 100% मान लो, और 50% जब किसी को दे दोगे तो 50% आपके पास बच जाएगा, और वो होगा 1/2। और ये जो अमाउंट आया है ये बचत है जो कितने के बराबर है? 160 रुपए के। अब तुम देखो कि इसको मैं हल कर रहा हूं और 9600 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऊपर कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। चलो देखो, 3 3 जा कितना होता है? 3 3 3 और 3 का गुणा कितना होगा? 9।
तो 9 से इसको कटा दो, 9 दूना 18 और 3 6 बचेगा, 9 चौके 36 और 0। तो जब 9 से इसको कटा दोगे तो ऊपर बचेगा 240 और जब यहां से आप x का मान निकालोगे तो 240 और गुणे इसको गुणा करो, 5 चौके 20 और 20 दूना 40। 24 को 4 से गुणा करो और बताओ कितना आएगा, 24 चौके 96 और एक 2 0 लग जाएगा, तो आपका बन जाएगा अमाउंट 9600। और आप बताओ कि अब आपको आंसर वही मिला कि नहीं? जी सर। तो एक मेथड आपके पास ये भी है। x मानना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये ना सोचना कि x मानकर बता रहे हैं, x से तो आसान हो गया, सोच का फर्क है और कुछ नहीं। आप इस मेथड से भी करोगे, आंसर मिल जाएगा। टोटल संपत्ति x के बराबर है और x का मान 9600। तो कैसे मैंने ये फ्रैक्शन बनाए और डायरेक्ट लिखा, इस चीज को समझना जरूरी है। और नहीं तो हमने आपको प्रैक्टिकली भी बताया था कि आप 100 मान लो, 100 का 40% ए को दे दो, बच जाएगा 60, फिर 60 रुपए का आप 25% निकाल दो तो वो हो जाएगा 15, 15 निकाल दोगे तो बचेगा 45, फिर 45 का 50% निकालकर सी को दे दो तो 45 का 50% मतलब आधा निकल गया और आधा बच गया, 22.5 बचा था। और जो 22.5 बचा था वो 22.5 आपने 100 माना था तो 22.5 आया था, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 2160। तो आपको लिखना होगा कि 22.5 की वैल्यू 2160 है, तो 1 का मान कितना होगा, 2160 बटे 22.5 और फिर 100 का मान निकाल दोगे तो आपको टोटल संपत्ति पता लग जाएगा। तो 100 से गुणा करके हल करोगे 9600 आ जाएगा। तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा था, इसमें कैलकुलेशन कम है, बाकी मेथड तो लगभग सेम है, आपके सोच और समझने का सिर्फ फर्क है। बस मैं इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो क्लास में आज आपको जितना भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आपको समझ आया? यस सर। सबको समझ आया? सबको समझ आया भाई? ठीक है, यस सर। तो क्लास को खत्म करते हैं आज यहाँ पे। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में यानी कल, और फिर आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो भी होगा, ठीक है। और उसके बाद फ्राइडे की जो क्लास है आप सबको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्राइडे की हमारी क्लास जो होगी वो डाउट क्लास होगी, तो डाउट रेडी रखो। अब कल मैंने बोला डाउट क्लास है, बच्चे कल ही मैसेज करने लगे, सर ये वाला बता दीजिए। फ्राइडे की क्लास डाउट क्लास है। अब फ्राइडे को आपका डाउट मैं ले लूंगा, बताऊंगा, बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, मन लगाकर पढ़ो, इससे ज्यादा क्या कहना, आप तो खुद ही समझदार हो, नहीं हो? आप लोग समझदार हो या नहीं? बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है, तो आज की क्लास समझ आया सबको? समझ तो तब आएगा जब सेम चीज को आप घर पे लगाओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को लिखोगे और उसी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। और एक ही चीज को बार बार जब पढ़ते हैं तो उसका मतलब भी क्लियर होने लगता है। ये तो आप सब जानते हो कि किसी भी न्यूज को एक बार पढ़ोगे तो कम समझ आएगा, उसी न्यूज को आप 5 बार पढ़ोगे तो न्यूज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और याद भी होने लगेगा। तो किसी भी चीज को जब आप बार बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट समझ आएगा। हिस्ट्री उठा लो, हिस्ट्री को एक बार पढ़ के आपको समझ आ जाता है? नो सर। कितनी बार पढ़ते हो? एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ते हो, फिर भी 100% समझ नहीं आता है। और सारी बातें आपके दिमाग में जाता है क्या? उसके डेट वगैरह हर चीज याद होता है? नहीं होता है। जब आप उस चीज को बार बार रिपीट करते हो, रिवाइज करते हो, तो चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में चली जाती है और आपके दिमाग में वो परमानेंट सेट हो जाता है। तो जब आपके पास करंट अफेयर पढ़ते हो एक बार में नहीं समझ आता है, हिस्ट्री पढ़ते हो एक बार में नहीं समझ आता है, तो आप उसको दोबारा पढ़ते हो, तिबारा पढ़ते हो। तो फिर मैथ्स के साथ भी तो ऐसा है ना, मैथ्स तो और भी एक बार में नहीं समझ आएगा, उसकी तो प्रैक्टिस आपको और ज्यादा बार करना पड़ेगा। मैं लिख के दे रहा हूं एक चीज आपको कि आप हर चैप्टर को 5 बार पढ़ो अगर आपको मैथ्स सीखना है और मैथ में कुछ करना है। एक चैप्टर का जो प्रैक्टिस है अगर वो 5 बार करोगे तो डेफिनेटली आपको मैथ समझ आएगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक चैप्टर को 5 बार पढ़ते हैं? है कोई बच्चा इस क्लास में? एक बार भी पढ़ लेते हो बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसा नहीं कि एक बार पढ़कर आपको आएगा। अगर इस भूल में हो कि मैं एक बार ही पढ़कर और सीखूंगा तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है,
10 बार पढ़ने वाला बंदा भी मैथ्स के सवाल को नहीं लगा पाता है, फंस जाता है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि हर आदमी को फंसा देता है, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ये फिक्स नहीं होता है कि जो मैं आपको बोर्ड पे करा रहा हूँ सेम आएगा, आ भी सकता है या उसके आधार पर दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आप अपना दिमाग डेवलप करो और ज्यादा से ज्यादा बार एक ही चैप्टर की प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा समय जिस चीज को दोगे वही आपके पास आएगा। जिसकी वैल्यू नहीं करोगे, जिसको समय नहीं दोगे, जिसकी आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, तो फिर वो भी आपका इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आप किसी की केयर करोगे, उसके बारे में सोचोगे, उसके लिए कुछ आप टाइम दोगे, तो वो भी आपके बारे में रिटर्न कुछ देगा। जब आप किसी के लिए कुछ नहीं करोगे तो वो भी आपको कुछ नहीं देगा। सेम सिचुएशन आपके सब्जेक्ट के साथ भी है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पे समय ज्यादा देना है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है ऐसा नहीं कि उसको नहीं पढ़ना, उसको भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम को वहां पे कम देना है। ऐसे करोगे सब्जेक्ट आपके बैलेंस हो जाएगा, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। मैं रास्ते बता सकता हूँ, आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है, मेहनत आपको करना है, सैलरी भी आपको ही को मिलेगा, तो आप करो। ठीक है, चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। कल की क्लास में हम लोग बातें करेंगे, क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू सर।